नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रहा कलह अब कम हो रहा है। कुछ सीटों पर बातचीत हो रही है और संभावना है कि वो भी निपटा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है या उठाया जा रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने जितनी सीटें ली हैं, उन पर वे ठीक से चुनाव लड़ भी पाएंगी? इस सवाल का आधार ये है कि दोनों ही पार्टियां बुरी तरह से टूट चुकी थी और उनके अधिकांश विधायक विपक्षी खेमे में जा चुके थे। जाहिर है कि इससे उनकी राजनीतिक एवं चुनावी क्षमता कम हुई थी, मगर उन्होंने जिद करके या फिर कांग्रेस पर दबाव डालकर बराबर की सीटें ले ली हैं। यही नहीं, इन दोनों दलों ने वहां भी सीटें ले ली हैं जहां कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। मसलन विदर्भ में कांग्रेस का प्रभाव दोनों दलों से अधिक माना जाता है, मगर वो वहां की 62 सीटों में से लगभग 26 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। इसी तरह से मुंबई की कुछ सीटों पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहता है, मगर उद्धव की शिवसेना ने वहां भी उदारता नहीं दिखाई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस दबाव में आ गई? क्या हरियाणा की हार ने उसे बैकफुट पर ला दिया था और उसने कुछ ज्यादा ही समझौता परस्त रवैया अपना लिया? इंडिया को बचाने के लिए कह लें, गठबंधन को बचाने के लिए, या फिर ज्यादा विवाद ना हो इसके लिए। अगर ऐसा है तो उसे इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? फिर सवाल केवल कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होने का मतलब होगा गठबंधन का भी प्रदर्शन खराब होना, और नतीजतन सरकार बनाने में भी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। यानी अंततः इसकी कीमत महाविकास अघाड़ी को, इंडिया को चुकानी पड़ सकती है। यही है आज की चर्चा का विषय, और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। पहले हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुराग चतुर्वेदी हैं, प्रेम कुमार हैं, शीतल पी सिंह हैं और नीरेंद्र नागर हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। अनुराग जी, आपसे चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति पर लगातार नजर रखते हैं। ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है, पहले 85-85 की बात की गई, हालांकि कुछ सीटें हैं और ये मान के चला जा रहा है कि अभी कांग्रेस और शिवसेना दोनों के खाते में कुछ-कुछ सीटें बढ़ेंगी। लेकिन जो कांग्रेस के बारे में पहले खबरें आ रही थी कि वो 105 से 110-12 सीटों तक चुनाव लड़ेगी, अब वो स्थिति नहीं रह गई। इस बंटवारे को आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस की कमजोरी, कांग्रेस का बैकफुट पर जाना, या दोनों जो घटक दल हैं उनका अतिरिक्त दबाव, बेजा दबाव कह लें? मुझे अभी भी लगता है कि कांग्रेस शतक पार करेगी। उनको करीब 103 सीटें मिलने वाली हैं, जो अभी की जो गणना चल रही है, सूचना चल रही है। लेकिन कांग्रेस जो है वो उदारता उसने दिखाई है। राहुल गांधी ने जो अपनी जो समझ है, राजनीतिक समझ, उसके अनुसार शिवसेना और शरद पवार से ज्यादा, मुंबई की भाषा में बोले तो, पंगा नहीं लिया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे है वो अति महत्वाकांक्षी हो गई है। उसकी ताकत उतनी नहीं है जितना मीडिया उसको बताता है। क्योंकि आपको चुनाव में जो सांगली का जो चुनाव हुआ था उसका उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पे की शिवसेना ने जबरदस्ती कि उत्तर महाराष्ट्र में उनका एक भी सीट, उन्होंने 2 सीटें अपनी जो मजबूत सीटें, 2 सीटें जहां पे उनकी उपस्थिति थी वो कांग्रेस को दी थी। तो ऐसी स्थिति में उनको लग रहा था कि उनके पास में एक भी प्रतिनिधि नहीं रहेगा, तो उन्होंने सांगली, जहां पे की वसंत दादा पाटिल, जहां पे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और जो बहुत बड़े मराठा लीडर थे, शुगर सम्राट थे, उनका दादा का जो बेटा था प्रकाश, जो अब स्वर्गीय है, प्रकाश का जो बेटा है उसको उम्मीदवार, यानी वसंत दादा का जो ग्रैंडसन था, उनका जो पौत्र था, उसको कांग्रेस उम्मीदवार बनाना चाहती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक कोई भारतीय जनता पार्टी का एक कोई पहलवान था, क्योंकि सांगली में पहलवान वहां पे बड़े मशहूर हैं वहां के, उसको आयातित किया और उसको उम्मीदवार बनाया। जबकि ये दादा का जो ग्रैंडसन था वो निर्दलीय लड़ा, और वो बहुत ही युवा था और बड़ा
मैंने उसका जो हिंदी सुनी और जिस तरीके से वो भाषण देता है वो बहुत ही अच्छा था। तो सांगली में वो बहुत वोटों से जीते भी, और शिवसेना का जो उम्मीदवार था वो 3rd नंबर पे रहा, उसका कहीं कोई स्थान नहीं था। तो शिवसेना ऐसा नहीं है कि हर जगह मौजूद है। शरद पवार की पार्टी भी आपने सही कहा कि विभाजित हो चुकी है। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि कांग्रेस विभाजित नहीं हुई है, और कांग्रेस ने काफी अपना गियर भी चेंज किया। नाना पाटोली की जगह उन्होंने बाला थोराट को लेके आए, जो कि एक थोड़ा उदार छवि के और बड़े संपन्न और बहुत ही दृष्टिवान मराठा लीडर हैं, और उनका वो कई 4-5 चुनाव से जीतते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ये मीडिया ड्रिवन जो प्रचार है कि कांग्रेस एकदम समाप्त है, भारतीय पार्टी के सामने आती है तो वो हार जाती है। विदर्भ में कांग्रेस का बहुत दबदबा है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने जो अपना दांव खेला है ये कहीं घातक साबित ना हो, और कांग्रेस की जो उदारता है, कांग्रेस जो बैकफुट पे भी आप कह सकते हैं कि हरियाणा से वो आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि उद्धव ठाकरे, जिनको कि मीडिया या जो मराठी तंत्र है एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, तो कांग्रेस को कम कर नहीं आंकना चाहिए। मुंबई में भी मैं देख रहा था कि वर्सोवा, जहां पर कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर पांडे उम्मीदवार थे, उनकी जगह हारून शेख को शिवसेना ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन शिवसेना की तरफ से एक रविंद्र करके जो है वो अभी विद्रोही बन गए हैं, बंड बन गए हैं। तो शिवसेना के भी बड़े विद्रोही बने हैं। पुणे में एक कुछ सीटें हैं जहां पे कि शरद पवार ने आज उम्मीदवार है, जहां पे कि उद्धव ठाकरे ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो ये अभी भी जो 10-15 सीटों का झंझट है वो बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस जो कि दिल्ली में जिसका नेतृत्व रहता है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का प्रादेशिक मुंबई में जो नेतृत्व है वो बहुत ही फ्रॉग इन दी वेल, मतलब वो उनको मुंबई की विंध्याचल के पर्वत के आगे की राजनीति नहीं समझ में आती है। लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक जिम्मेदार पार्टी है, इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस ने ये उदारता दिखाई है, लेकिन ये उदारता अघाड़ी के लिए ज्यादा लाभप्रद होगी ऐसा मुझे संशय है। नहीं हो पाएगी, क्योंकि कई जगह उद्धव ठाकरे की पार्टी उतनी डीप रूटेड नहीं है जितनी कि कांग्रेस का संगठन है। जी मुकेश जी जी। नितिन जी, आप क्या मानते हैं, ये आंकड़े जो पिछले चुनावों के हैं उनके आधार पर भी देखें तो जैसे विदर्भ का ही मामला लें, विदर्भ में कांग्रेस लगातार अच्छा करती रही है, और अगर आप बीजेपी और कांग्रेस के वोटों को भी मिलाकर देखेंगे तो लगेगा लगभग आसपास का प्रदर्शन रहा है दोनों का। अभी इस चुनाव में भी जो कांग्रेस ने 13 सीटें जीती हैं, उनमें से 5 सीटें विदर्भ से ही जीती हैं। अब विदर्भ में भी एनसीपी भी सीटें ले रही है, शिवसेना जिसका वहां पर कोई प्रभाव नहीं है वो भी सीटें वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो ये कांग्रेस का नुकसान तो हो ही रहा है, अघाड़ी का भी नुकसान होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में जब सीटों का वितरण हुआ था तब उद्धव शिवसेना को 21 सीटें मिली थी 48 में से, और कांग्रेस को 17, और पवार की एनसीपी को 10। उस समय भी उद्धव को आपने आगे किया था। और जबकि नेशनल चुनाव में आमतौर पर यह होता है, हम तमिलनाडु में देखते हैं, बाकी भी जगह देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव में जो राष्ट्रीय दल होता है उसको ज्यादा सीटें दी जाती हैं, और उसके उल्टे जो क्षेत्रीय दल होता है वह विधानसभा चुनाव में ज्यादा लेता है। लेकिन चूंकि उसमें कांग्रेस को भी अपनी ताकत का अनुमान नहीं था, और उद्धव चूंकि सीएम फेस थे, पहले भी सीएम रहे हैं, तो उन्होंने सीएम उद्धव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन चुनाव के बाद जो फर्क आ गया, मतलब देखा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पहली परीक्षा थी एक तरह से, महाराष्ट्र के लेवल पर पहली परीक्षा थी कि शिवसेना में बंटवारे और एनसीपी में बंटवारे के बाद उनका जो सपोर्ट बेस है वो कितना कितना किसके पास गया है। तो चूंकि वह मिलकर लड़ रहे थे इसलिए ऐसा नहीं, क्योंकि इन लोग का मैक्सिमम शिवसेना का जो था अब तक पिछले 10 साल में वो 20% है, लेकिन उद्धव शिवसेना और शिंदे शिवसेना का मत प्रतिशत 30% हो रहा है। तो निश्चित रूप से उन्होंने दूसरे दल के वोट लिए हैं, जिसके कारण से उनके चूंकि ज्यादा सीटों पर खड़े हुए थे तो उन सीटों पर उनको शिवसेना का वोट मिला और बीजेपी और कांग्रेस का वोट मिला। तो ये गणित अब समझ में आ गया है। उस हिसाब से कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। वैसे भी सीटें ज्यादा मिली थी, उसको जीत की ज्यादा आई थी,
और इस बार कंटेस्ट ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो टूटी नहीं है। एवरेज अगर देखा जाए तो शिवसेना जो संयुक्त थी, एनसीपी जो संयुक्त थी, और कांग्रेस जो कांग्रेस संयुक्त है, इनके 16-17% के आसपास बराबर वोट थे। तो कांग्रेस नहीं टूटी है, बाकी जो टूटे हैं। तो तय है कि जैसा कि आपने कहा कि बाकी सीटें, बाकी पार्टियां कमजोर हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब अघाड़ी एक संगठन, एक चुनावी गठबंधन के रूप में आती है, तो किसी भी नेता को या किसी वर्कर को ये नहीं लगना चाहिए कि हम नंबर 2 की पार्टी है। मैंने उद्धव शिवसेना चाहती थी कि नंबर 1 की पार्टी बने, हमें सीएम फेस घोषित किया जाए, वो नहीं किया। एक तरह से उद्धव शिवसेना ने एक झटका तो खाया है कि उनका सीएम, उनका जो नेता है वो सीएम फेस नहीं। अब अगर वर्कर के पास जाए, नेता के पास जाए, तो अभी अगर कांग्रेस नंबर 1 पार्टी के रूप में आती है, तो उद्धव शिवसेना अपने वर्कर को और अपने नेताओं को कैसे ये कहेगी कि चुनाव के बाद अगर इनको बहुमत मिला तो उद्धव जो है वो सीएम बनेंगे। आपने तो पहले ही हार मान ली है, क्योंकि वो सीटें ज्यादा लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर हम बिहार में भी देख चुके हैं और भी जगह देख चुके हैं कि दो पार्टियां, जैसे 100 सीट तुम लड़ो, 100 सीट हम लड़ते हैं। वही चीज यूपी में हुई थी जब मायावती के साथ इंद्र समाजवादी गठबंधन था, कि बराबर बराबर सीटों पर लड़े। तो बराबर बराबर सीटों पर लड़ने से फायदा ये होता है कि सब, किसी को ये नहीं लगता कि हम छोटे हैं तुम बड़े हो। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से शरद पवार ने जो फॉर्मूला दिया है वो इस लिहाज से सही है कि भले ही कोई कम सीटें पाए, कोई ज्यादा सीटें पाए, लेकिन हम तीनों जो है, हमारा कद बराबर है। और ठीक है, बराबर बराबर सीटों पर लड़ने से ये भी नहीं होगा कि तुमने ज्यादा सीटें लड़ी, इधर तुमको ज्यादा मतलब सीटें मिलेगी, हमने कम लड़ी, हम कम लेंगी। तो अगर ये फॉर्मूला है कि जो ज्यादा सीटें लाएगा वो सीएम बनेगा, तो वो तो तब होगा ना जब आप रेस जब शुरू करते हैं तो एक ही जगह से शुरू करते हैं, एक ही लाइन से शुरू करते हैं। एक अगर आगे से शुरू करेगा तो पहले पहुंचेगा। तो मुझे लगता है यह मैसेज देने के लिए पूरी पार्टी को, तीनों पार्टियों को, उनके वर्करों को, कार्यकर्ताओं को सपोर्ट हुई, यह मैसेज चला जाएगा कि हाँ, तीनों पार्टियां बराबर हैं और अब लड़िए, जम के लड़िए, और जिसको ज्यादा सीटें मिलेगी वो जीते, मतलब उसका सीएम फेस बनेगा। मुझे लगता है शायद ये संदेश या ये स्ट्रेटेजी वहां काम करेगी। जी, लेकिन शीतल जी, ये तो आदर्श स्थिति हुई। अगर प्रैक्टिकलिटी में देखें कि विनर कैंडिडेट किसके पास ज्यादा है या विनिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, किसके पास जो वोट है, वोट बैंक है, किसका बड़ा है, तो अगर उस हिसाब से फैसला नहीं किया जाएगा तो बेशक तीनों का यहाँ बराबरी, कद तो बराबर हो गया, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो पता चला तीनों नुकसान में। देखिए, वहाँ एक और चीज की जरूरत है इसके अलावा कि ये तीनों आपस में तालमेल करें। जो छोटे छोटे और ग्रुप्स हैं, जो गलती हरियाणा में हुई या मध्य प्रदेश में हुई और उसकी वजह से आज ये स्थिति है कि कांग्रेस को कुल मिला जुला के जो स्पष्ट है कि थोड़ा झुक के बात करनी पड़ रही है, उन छोटे छोटे समूहों को, चूंकि जब सामने जिससे मुकाबला है वो बहुत क्लोज हो, जैसा हाँ, हरियाणा में लेकिन हुआ। शीतल जी माफ कीजिए, उनके लिए तो आपने 15 सीटें अलग रखी हुई हैं, उनको तो एकोमोडेट कर ही रहे हो आप, लेकिन इन वो तीनों के बीच में जो सीटों का बंटवारा होना चाहिए था, उस अपनी ताकत के हिसाब से, अगर वो नहीं होता है तो फिर इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं वहां की वस्तुस्थिति से वाकिफ नहीं हूं कि अंदर, उनके अंदर क्या हो रहा है, क्यों ऐसा फैसला वो लोग ले रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग ऐसा सोच रहे हो, लेकिन वो वहां पे जो परिस्थितियां हैं उसको ज्यादा बेहतर ढंग से डिसाइड कर रहे हो विधानसभा के लिहाज से, जैसे लोकसभा में भी उन्होंने किया। और एक दो मामले जरूर गलतियां हुई थी उसमें, जिसका भी उल्लेख किया, ठीक, उन्होंने सांगली वाली सीट का। ऐसी गलतियां भी हुई, होती हैं, जब भी कोई काम किया जाता है तो गलतियां भी होती हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे वो एक बेहतर नतीजा ले आए, जैसा लोकसभा में लेके आए थे उसको दोहरा सके। ये सही है कि बिल्कुल प्रकट में तो यही लग रहा है कि कांग्रेस सकम कर गई है बार्गेन में, और हरियाणा के नतीजों ने उसमें एक निराशा का भाव पैदा किया है, क्योंकि एकाएक उत्साह जो बना हुआ था वो उसमें हवा सी निकल गई। तो वो वजह हो सकती है, वो एक वजह है जिससे क्षेत्रीय पार्टियों को जरा दबाव बनाने में मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में भी हम ऐसा देख रहे हैं। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वो है, वो लोग वहां के बेस्ट जज हैं जो सीट बैठ के इस सबको तय कर रहे हैं। हम लोग उसमें यही आकलन कर सकते हैं जो आपने विषय रखा है कि क्या कांग्रेस सकम कर रही है राज्यों के दलों के सामने, तो बिल्कुल साफ लगता है कि हाँ, कर रही है। लेकिन एक जैसी लड़ाई देश में इस समय लोकतंत्र को बचाने की है और
कांग्रेस के लिए भी सर्वाइवल की लड़ाई में जरूरी है कि जो सहयोगी उसके साथ हैं वो सहयोग बना रहे, चूंकि अभी लड़ाई तो शुरू हुई है, अभी तो लंबी चलेगी और जाने क्या क्या अभी चीजें आएंगी जो हम लोगों को पता नहीं। तो इसलिए कांग्रेस कुर्बानी देती हुई दिख रही है, लेकिन कई बार 2 कदम पीछे चलना भी बाद में 2 कदम की जगह 4 कदम बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। तो हम इस घटना को इस तरह से लें, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया है, अगर विधानसभा में संख्यात्मक रूप में इन्हीं सीटों पर वो बेहतर प्रदर्शन कर देगी तो अपने आप स्थापित हो जाएगी। ज्यादा सीटें ले लेने से कोई नहीं जीतता है, जैसे 21 सीटें ले लेने से क्या हुआ, शिवसेना कहाँ जीत पाई लोकसभा में उतनी सीटें, वोट मिला उसको लेकिन सीटें तो कम आए, उसका स्ट्राइक रेट पुअर रहा बहुत। और लेकिन इसको कम इस तरह सीट से भी देख सकते हैं, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर शिवसेना ने 4-5 सीटें कम लड़ी होती और दूसरों को दी होती तो शायद उसमें से 1-2 सीट और निकल जाती। ये भी हो बिल्कुल ऐसे सकता है ना? देख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन अब तो ये हो चुका है, घट चुका है। तो अब की परिस्थिति में हमें उनके विवेक को ये जानते हुए, ये बात सही है कि हम ये जान रहे हैं कि कांग्रेस अपनी कुर्बानी दे रही है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो चीज ठीक होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है ठीक है, क्योंकि जिन 2 सीटों को अखिलेश ऑफर कर रहे थे वो दोनों हारी हुई सीटें थी, और फिर कांग्रेस के साथ ये जाता कि आप लड़ते तो है, जीत नहीं पाते, तो वो और खराब होता। तो इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी विवेकपूर्ण फैसला किया है। गाजियाबाद और खैर में उनको टिकट मिलने से कोई फायदा नहीं होता, वो हार ही जाते। तो अच्छा है कि वो ठीक है, अखिलेश अपना लड़े हारे, जो होगा देखा जाएगा। तो जी। कई बार ये टैक्टिकल मूव एक ब्रॉडर सेंस में बेहतर होता है, मुझे लगता है कि अभी उसी सेंस में देखना चाहिए। और कांग्रेस का नेतृत्व जो है, जैसी परिस्थितियां हैं उसके सामने, परिस्थितियां भी तो है कि हरियाणा जीता हुआ चुनाव नहीं जीत पाए भाई, ये सच्चाई है। इस सच्चाई ने उनको कमजोर किया है, इसमें कोई शक नहीं। तो उस कमजोरी से दूसरे लोग निश्चित तौर पर अपना मीट निकालेंगे, निकाल रहे हैं वो। अब देखते हैं ये चुनाव में कैसे चलता है, इसके बाद कैसे चलता है, उस पर ज्यादा चीजें निर्भर करेंगी। जी। प्रेम जी, क्या कांग्रेस सुरक्षात्मक खेल गई? उसे लग रहा है कि अगर उसने ज्यादा सीटें ले ली और ना जीत पाई तो तोहमत सारी उसी के सिर पे आएगी कि कांग्रेस सीटें ले लेती। जो अभी शीतल जी ने कहा, बिहार में हमने देखा ज्यादा सीटें ले ली और उसका नुकसान हुआ गठबंधन को। मतलब सरकार बन सकती थी अगर वो थोड़ा कम सीटें लेती और दूसरों को दे देती, तो वहां भी बन सकती थी। हरियाणा मध्य प्रदेश का उदाहरण तो बहुत ताजा है। और यूपी में आप न जीतने वाले थे नहीं, अगर वो सीटें भी ले लेते तो नुकसान। तो एक तरह की मानसिकता कांग्रेस नेतृत्व में ये बन गई कि ये तोहमत अब नहीं लगनी चाहिए, तो उसने उस तरह से बार्गेन भी नहीं किया। जी जी, शुक्रिया मुकेश सर। देखिए, बिहार का जो उदाहरण दे दिया जाता है अक्सर, लेकिन जमीनी स्थिति बिहार में ये है कि वहाँ कांग्रेस को वही सीटें दी गई जिस पर वो कभी कम से कम जीती थी, बहुत साल पहले जीती थी। जैसा कि गाजियाबाद की 2 सीटें अभी बता रहे थे शीतल जी की, मिल भी जाती तो क्या होता। तो वहां के एक अलग चीज है, गठबंधन का वो एक दूसरा प्रेशर था। तब तो हरियाणा हारी भी नहीं थी कांग्रेस, लेकिन ऐसा बिहार का तो यह है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जाकर के उन्हीं के दफ्तर में बैठ जाता है, उसके प्रवक्ता उन्हीं के यहाँ जाके बैठ जाते, पूरा सरेंडर ही हो जाता है, इसलिए कि उनके बच्चे को कहीं टिकट मिल जाए, इस तरह की चीजें हैं। तो ये एक अलग उदाहरण है। इस चुनाव में हम ये देखें कि महायुति के समांतर महाविकास अघाड़ी या फिर पूरे देश में जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन का, उसकी यूएसपी हरियाणा से निकल रही है। वो यूएसपी है कि हमको एक होकर लड़ना है, वरना हरियाणा वाला हाल हो सकता है। ये यूएसपी निकली है वहां से। और इसमें 2 तरीके से बोल सकते हैं, कांग्रेस का हाथ मरोड़ना, बाह मरोड़ना, या कांग्रेस ने त्याग किया। ये सहूलियत है अपनी अपनी देखने की। लेकिन ये है कि कांग्रेस ने प्रायोरिटी दी। जब बातें चल रही थी इनके बीच में, क्या नाम है, ये संजय राउत और नाना साहब पटोले में थोड़ी तीखी बात हो गई थी, तो उसके बाद लीडरशिप ने हस्तक्षेप करके बाला साहब थोराट को थोड़ा पावर दिया कि आप बात कीजिए। और जब उसके बाद भी एक सहमति बन गई 85, और उसके बाद फिर जो बैठक हुई तो राहुल गांधी ने जो तेवर दिखाए
उस तेवर को समझना पड़ेगा। वो तेवर ऐसा नहीं है कि इस गठबंधन के खिलाफ है, वो तेवर दरअसल नेगोशिएशन में जो स्टेट के लीडरशिप है उनको थोड़ा सशक्त बनाने के लिए राहुल गांधी का वो तेवर था कि तभी आज बात कर पा रहे हैं कि कांग्रेस 100 के आसपास सीटें लड़ सकती है। नहीं तो 85 के बाद तो संजय राउत बोल रहे थे हम चौके छक्के लगाएंगे और वो सेंचुरी पार करेंगे। माने यहाँ पे इसको भी एक टैक्टिकल मूव के तौर पर देखा जाए, पर इसको हम दूसरे तरह से भी देखते हैं कि कांग्रेस भले ही कुछ सीटें शिवसेना या एनसीपी के हाथों, शरद पवार के हाथों हार गई हो चुनाव से पहले, मान लीजिए कांग्रेस हार गई अपने ही सहयोगियों के हाथों, तब भी अगर शिवसेना, एकनाथ और बीजेपी के गठबंधन के सामने अगर कांग्रेस खड़ी रह पाती है और पिछली बार से ज्यादा सीटें ले आती है और सबका क्या परफॉर्मेंस नहीं रहता है, तो हम सरकार बनाने की भी बात अभी हम नहीं करें, सिर्फ ये करें कि पहले से ज्यादा परफॉर्मेंस लेके आती है, खास करके लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस आगी थी उस वहां से हम जोड़ते हैं, वहां पर उसके बराबर या उससे ज्यादा ले आती है तो कांग्रेस का नुकसान नहीं है। उसके बाद लेकिन अगर उल्टा होता है, अगर मान लीजिए कांग्रेस उल्टा हो जाता है, कांग्रेस का डिबेकल हो जाए, अच्छा प्रदर्शन ना हो, तब उस परिस्थिति में कांग्रेस को ये हमेशा माना जाएगा कि ये कांग्रेस की हाथ मरोड़ा गया और कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा, आत्मघाती कदम था, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में चुनाव से पहले हम डिबेकल मान करके कोई पार्टी नहीं चलती है। चुनाव के पहले ये मानकर चलती है कि एक होकर लड़ेंगे और सामंजस्य के साथ अगर लड़ गए, क्योंकि सभी पार्टियों का जिनका हक होता है उनके उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है तो एक बागी उम्मीदवार का भी खतरा रहता है। उन बागी उम्मीदवार को टैकल कैसे करें, ये कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों की प्रायोरिटी होगी। अगर वो कर गए तब ये यूएसपी जो है हम मिलकर लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा आपको टिकट मिलने के सीटें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कांग्रेस का वो मायूस जो कार्यकर्ता जिसके उसको अपने यहाँ टिकट नहीं मिला, वो उसको भी लीडर अगर कांग्रेस लीडरशिप अगर उभार देती है कि कोई बात नहीं, इस बार हम कैसे भी फिगर लाना है और हम भी ऐसे भी किसी से कम नहीं है, तो एक मनोबल वाली बात होगी। तो हमें लगता है कि इस यूएसपी की रक्षा करने के लिए कि हमको एक होकर लड़ना है, इसमें कांग्रेस ने वो त्याग वाली बात दिखलाई है। त्याग ही कहेंगे, वहां मरोड़ना तो कभी भी टूट सकता है, कांग्रेस हट सकती है, लेकिन कांग्रेस हटना नहीं चाहती, चूंकि उनको कैसे भी महायुति विकास आघाड़ी की रक्षा करनी है वहां महाराष्ट्र में और बाकी जगह झारखंड और दूसरे जगह बाई इलेक्शंस वगैरह भी देखिए, तो ये मेन सेंस यही है कि हमें इंडिया गठबंधन को बनाए, बचाए और मजबूत रखना है। उत्तर प्रदेश से भी यही सेंस निकला है, तो हमें लगता है उस सेंस पर कांग्रेस कायम रहती है। तो ये तो अभी गठबंधन सीटों के शेयरिंग का दौर चल रहा है ना, इसके तुरंत बाद जब चुनाव प्रचार चलेगा तो ये बातें पीछे हो जाएंगी, इसकी चर्चा भी नहीं हम लोग कर रहे होंगे कि क्या हुआ, फिर तो सीधे नैरेटिव पर, नारे पर और कौन मजबूत कौन कमजोर उस पर बात कर रहे होंगे। जी अनुराग जी, अभी आपने कहा कि 103 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं लड़ने के लिए। क्या ये जो 85 सीटों वाली घोषणा हुई थी वो क्या एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए थी कि एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, महागठबंधन में झगड़े चल रहे हैं, महाविकास आघाड़ी में ये तय नहीं कर पा रहे हैं, तो इस विवाद को शांत करने के लिए एक फार्मूला दे दिया गया। अब उस पे अंदर खाने फिर से वर्किंग हो रही और फिर से सीटें इधर उधर हो रही। क्या ये चल रहा है, क्या ये स्ट्रेटजी थी शरद पवार की? लेकिन इस चक्कर में उन्होंने अपनी 10-15 सीटें तो बढ़वा ली। शरद पवार देखिए कोई मेजर प्लेयर नहीं है। शरद पवार एक अंडरस्टैंडिंग थी महाराष्ट्र में कि मुंबई, कोंकण, यहाँ पे शिवसेना मजबूत है, थोड़ा थोड़ा मराठवाड़ा में मजबूत है, कांग्रेस विदर्भ में है, शरद पवार अपने पुणे, सांगली, सातारा तक में जो उनका इलाका है वहां पे मजबूत है। तो ये में एनक्रोच किया गया एक दूसरे को के इलाके की जो अच्छी मजबूत हरियाली थी उसको अपनी तरफ करने की, या जो सिंचित जमीन थी उसको अपनी तरफ करने की शिवसेना ने और शरद पवार ने एक कोशिश की। शरद पवार और शिवसेना के साथ जो आपने कहा कि उनकी पार्टियां टूटी हुई हैं, जबकि
कांग्रेस की तरफ से अशोक चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ लिया था, अशोक चौहान की बेटी को भी उन्होंने टिकट दिया, लेकिन अशोक चौहान के साथ कोई मास डिफेक्शन नहीं हुआ, कोई एक विधायक भी उनके साथ में नहीं गया। और यहाँ तक कि नांदेड़ की जो सीट थी जहां से शंकर राव जी और अशोक खुद जीतते थे, वहां पर भी वो लोग हार गए। तो ऐसी स्थिति में, और अब जबकि नांदेड़ के भी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका निधन हो गया, वहां उपचुनाव भी हो रहा है, तो उनके बेटे को चुनाव दिया जा रहा है, टिकट दिया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो विदर्भ में थी। अगर आप अमरावती में देखिए, नवनीत राणा को हराया, रामटेक में हराया, तो ये एक कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं। कांग्रेस ऐसी खत्म नहीं हुई है जिस तरीके की गोदी मीडिया प्रचार करता है, कुप्रचार करता है, और कांग्रेस मरते दम तक भी या कम से कम भी आती है तो महाराष्ट्र में 45 सीटें 50 सीट के आसपास आती थी उनकी। और कांग्रेस और शरद पवार की जब गठबंधन होता था, एक तरफ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का होता था, तो 150 सीटें लड़ती थी कांग्रेस। वैसे भी इस चुनाव में अगर आप पुराने हिसाब से देखें तो उन्होंने 40-50 सीटें सेक्रीफाइस की हैं, उसके बाद भी अगर 20 सीटें करती, क्योंकि मुंबई में जहां पे कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा वोट बैंक था मुस्लिम, वो वोट बैंक जो है वो शिवसेना को समर्थन दे रहा है। अनुराग जी 40-50 सेक्रीफाइस नहीं की, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने 125 सीटें ही चुनाव लड़ी थी, 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो मतलब अगर आप 103 कह रहे हैं तो तकरीबन 20-22 सीटों का सेक्रीफाइस होगा, तो उतना नुकसान उतना तो नहीं हो रहा है। लेकिन नीरज जी, मैं ये स्ट्राइक रेट पर आप जो रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस का रहा है 76.47%, एनसीपी का रहा 80% और उद्धव ठाकरे की सेना का रहा 42.85%। यानी सबसे लड़खड़ प्रदर्शन शिवसेना का था। और शिवसेना का हम सब जानते हैं कि उसका भी एक बहुत ही सीमित इलाके में प्रभाव है, वही मुंबई, कोकण, ठाणे। इसके बावजूद इतनी सीटों पर वो चुनाव लड़, ये भी कह सकते हैं कि पिछली बार उसने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था जब बीजेपी के साथ थी, तो वो उस तरह से अगर देखें तो वो भी एक दावा बनता है। ये जो अब जो जिस पार्टी की जितनी ताकत है उसके हिसाब से बंटवारा नहीं हुआ है, ये भाईचारा का बंटवारा है। देखिए, पिछली बार जब उद्धव शिवसेना को ज्यादा सीटें मिली थी और उद्धव शिवसेना के जो कम लोगों के जीतने का जो कारण क्या है, कारण ये है कि उद्धव शिवसेना को जो वोट मिल रहे थे, लोगों को लग रहा था, उनको लग रहा था कि हम ही मुख्य पार्टी हैं। जो शिवसेना का वोटर है, तो जो शिवसेना के, चाहे उद्धव शिवसेना हो या शिंदे शिवसेना हो, वो उन्हीं इलाकों में लड़ेंगे जहां पर उनके पिछले कैंडिडेट जीते हैं। तो अगर 21 सीट में, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी सीटों पर कौन पहले जीता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ज्यादातर सीटें वो होंगी जहां शिवसेना का प्रभुत्व होगा। निश्चित रूप से उस समय 21 सीटों में से हो सकता है 4-5 सीट वैसी हो जहां पर कांग्रेस का प्रभुत्व, मतलब कांग्रेस की ताकत हो, लेकिन अधिकतर सीटें वही रहेंगी जहां शिवसेना का प्रभुत्व हो। तो वहां पर चूंकि शिंदे शिवसेना या बीजेपी का भी अच्छा सपोर्ट था, शिंदे शिवसेना ने भी अच्छा वोट लिया है, 13% के आसपास वोट लिए हैं, तो उस कारण से उनको सीटें कम मिली। तो मेरी समझ ये है, इस बार जो सीटें जो चुनी जा रही हैं, उनमें अगर पिछली बार की जो परफॉर्मेंस है, अगर 80 शायद कितनी 63 सीटों पे शायद कांग्रेस जीती थी, आगे थी, शायद लीड में थी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शिवसेना, और दूसरी बात की विधानसभा चुनाव है, हम ये अगर मान लें कि जो नाराजगी थी महाराष्ट्र के वोटरों की, खास करके शिवसेना के वोटरों की, पिछली बार उन्होंने वोट दिया, वो हो सकता है मोदी के भक्त रहे हों, मे बी कुछ उसमें से, या हिंदुत्व के नाम से। इस बार उनको उद्धव को सीएम अगर बनाना है, अगर उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे बनना चाहिए, तो वो शिवसैनिक शायद इनको वोट देते, क्योंकि जिसको जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी उसी के सीएम बनने का चांस ज्यादा होगा। तो और अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस बार वो उतनी सीटें नहीं लड़ रहे हैं। इस बार वो 21 और 18 या 17, 21 और 17 में जो फर्क है, इस बार वो नहीं है। अगर बराबर भी लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उद्धव शिवसेना को सीटें कम मिल रही। तो मेरे ख्याल से वैसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 4-5 सीट उधर, 4-5 सीट उधर। और अगर निश्चित रूप से पिछली बार भी कैंपेन तो अच्छा चला था, कैंपेन इस बार भी अच्छा चल रहा होगा, और 5 साल बाद एक बहुत बड़ी घटना होने के बाद चुनाव हो रहा है। इसके 2 ही नतीजे निकलेंगे। एक नतीजा ये होगा कि अघाड़ी जीत जाएगी, 150, 160
170 सीटों के साथ कितना मार्जिन रह गया, अभी हार जाएगी। हार जाएगी तो एक मैसेज होगा, ये मध्य प्रदेश के बाद दूसरा मैसेज होगा कि जो जनता जो है उसको डिफेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कमलनाथ की सरकार गिरा के चौहान मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद और अच्छी तरह से आ रहे। तो ये महाराष्ट्र के चुनाव जो है ये बताएगा। अभी लोकसभा चुनाव में भी ये हुआ है, लोकसभा चुनाव में शिंदे अलग हो गए, फिर भी 13% वोट पा रहे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, एक डिस्क्लेमर है, इस 13% में कितने वोट उनके अपने हैं और कितने बीजेपी के हैं ये कहना मुश्किल है। उद्धव शिवसेना को जो 17% वोट मिले, कितने उनके हैं कितने कांग्रेस के, ये भी मुश्किल है। तो एग्जैक्ट ताकत अभी नहीं पता चली। उम्मीद है कि इस बार जो है उनकी दोनों पार्टी की ताकत पता चलेगी और जनता जो है डिफेक्टर्स को, मतलब चाहे एनसीपी के हों चाहे इधर के हों, डिफेक्टर्स को अवार्ड देना चाहती है या पनिश करना चाहती है, यह भी इस बार पता चलेगा। तो इस बार बराबरी की लड़ाई है और शिंदे को भी ताकत, क्योंकि उन्होंने जो मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं और उन्होंने जो एक योजना वगैरह शुरू की, हो सकता है वो आज हम लोग यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते पब्लिक क्या चाहती है। उद्धव ठाकरे का जो परफॉर्मेंस है पत्रकार की नजर में अलग हो सकता है, उसके वोटर की नजर में अलग हो सकता है। तो इसलिए अभी बहुत डावाडोल स्थिति है, किसी को पता नहीं है क्या होगा। तो हर पार्टी चाहती है, लोकल पार्टी भी चाहती है, लोकल पार्टी तो चाहेंगी बिल्कुल। तो अगर देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो निश्चित रूप से सारी पार्टियों जो है उनका स्टेक ज्यादा है। जैसे अभी कहा कि विंध्याचल से ऊपर उनको कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस का स्टेक बहुत मेजर है, उसको महाराष्ट्र में सरकार बने, आघाड़ी की सरकार बने, उसको उसकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन उसका मुख्य जो लड़ाई है वो केंद्र के लिए है। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। तो जैसे बीजेपी सेक्रीफाइस करती है, नीतीश कुमार को सीएम बना देती है, निश्चित रूप से बीजेपी को की जो वर्कर है, नेता है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार सीएम बने। नीतीश कुमार सीएम बने हैं और पता नहीं अगली बार क्या होगा, शायद 25 के चुनाव में भी हो सकता है वही सीएम शेष रहे, ना रहे तो इधर से उधर चले जाएंगे। तो जिस तरह से बीजेपी अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के चक्कर में कई बार सेक्रीफाइस करती है, अखिलेश यादव ने भी यूपी में सेक्रीफाइस किए हैं। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से किसी बड़ी पार्टी के लिए इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप लंबी लड़ाई जीतने के लिए आप छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस करें। और उद्धव ठाकरे को पता है कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे तभी उनका भविष्य है। बीजेपी उनको लेने वाली नहीं है। बीजेपी किसी विपक्षी दल को तभी अपने साथ लाने के लिए करती है कोशिश जब उस पार्टी में ताकत हो। उद्धव को पता है कि अगर ये उद्धव और कांग्रेस और एनसीपी अगर अलग अलग लड़े तो उनकी हार तो निश्चित है ही, और अगली बार उद्धव जीरो हो जाएंगे, और जीरो हो जाएगा तो बीजेपी के लिए कोई रोल ही थी। तो नीतीश कुमार जैसे जानते हैं कि उनका 15% वोट इंटैक्ट है, वो 15% वोट उद्धव का इंटैक्ट है कि नहीं वो इस बार पता चलेगा। तो इसीलिए उद्धव अपनी बाजी लड़ने चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको वोट मिले। तो ये लड़ाई दोनों की है, दोनों के लिए जीवन मरण का सवाल है, शिंदे के लिए भी है, उद्धव के लिए भी है। इसलिए उनका जो ये कोशिश है मुझे बहुत टेक्निकली बहुत गलत नहीं लगती, और कांग्रेस अगर सेक्रीफाइस करती है तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के रूप में ये सही है। तो शीतल जी, इसको फिर सरेंडर के तौर पे नहीं माना जाना चाहिए। ये एक स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जिसमें आप गठबंधन का धर्म निभाते हुए भी दिखते हैं, अपनी राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखकर एक कदम पीछे भी खींचते हैं, और जो क्षेत्रीय पार्टियां इस तरह के विधानसभा चुनाव में कई बार उस जो रीजनल सेंटिमेंट्स हैं वो उनको ज्यादा इनकैश कर पाने की स्थिति होती है, उसके लिए एक दरवाजा खोलने की भी कोशिश। देखिए, ये जो भी बातचीत हुई है इसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि शरद पवार जी की पार्टी को ज्यादा मीट मिल रहा है। शिवसेना और कांग्रेस दोनों जो है कुर्बानी कर रही हैं। लोकसभा के अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें, लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों 38 सीटों पर थी, कांग्रेस और शिवसेना, और वो सिर्फ 10 सीटों पर थी। नहीं, लोकसभा में अगर आप विधानसभा सेगमेंट की बात कर रहे हैं, नहीं, लोकसभा की सीटों की बात कर रहे हैं। 48 में 38 सीटों पर शिवसेना और कांग्रेस लड़ी ना, 10 सीट पर ही तो लड़ी शरद पवार की पार्टी। हाँ, लेकिन उसकी स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया थी। नहीं भाई, 10 सीट लड़ी तो स्ट्राइक रेट बढ़िया हो ही जाएगा। 10 सीटों की संख्या से वो स्ट्राइक रेट का उसमें फर्क है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि इस जो अभी समझौता हो रहा है इसमें शरद पवार को ज्यादा मीट मिलता नजर आ रहा है तुलनात्मक रूप में। अगर बराबरी से बंटवारा हो रहा है तो शरद पवार ही गेनर है इसमें, न शिवसेना गेनर लग रही है न कांग्रेस गेनर लग रही, दोनों कुर्बानी कुछ कर रहे हैं। इसमें कुछ टैक्टिक्स होगी जो हम आप नहीं समझ रहे हैं, या अब वो लोग जानते होंगे जो इसका फैसला कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आपके सामने जो मोटिवेटेड मीडिया है जो इसमें से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है,
या वो बार बार ऐसी ही खबरें दिखा रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है और वो इसको प्ले करता है, जैसे उसने शैलजा को प्ले किया पूरे चुनाव भर हरियाणा में, वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि महायुति में ज्यादा उससे समस्याएं हुई, लेकिन उसने अघाड़ी की समस्या को, पता नहीं वो समस्या उस तरह से है कि नहीं उनके बीच, चूंकि हम लोगों को तो बाहर जो बताया जा रहा है उसके आधार पे हम उसको समझ रहे हैं। लेकिन इसमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि शरद पवार की पार्टी को बराबरी की सीट मिलना, ये मैं थोड़ा सा चतुर्वेदी साहब वगैरह से समझना चाह रहा हूं। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि उनको बराबरी से सीटें इस वाले मामले में लोग दे रहे हैं। एक तो ये मैं बता दूं ये जानकारी के लिए कि पिछली बार भी 125 सीटों पर एनसीपी ने भी चुनाव लड़ा था। तब दो ही लोग थे ना, तब दोनों ही लोग आमने, हाँ, और तीनों लोग ने शिवसेना ने 124 और दोनों ने 125-25 दावा उसी के आधार पर किए कर रहे हैं तीनों। हाँ 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 हाँ, क्योंकि तीनों तब तो तीनों 125 के ही आसपास लड़े थे। बिल्कुल, तो उसी आधार तो पर ही कह रहे हैं कि तीनों को बराबर मिलना चाहिए। तो तीनों पहले घट के 85-85 पे आ गए और बाकी सीटों पे अभी बाद में कर लेंगे। तो उस लिहाज से तो बातचीत डील समझ में आती है। आप बिल्कुल सही फैक्ट बता रहे हैं कि जब पिछला चुनाव तीनों 125 सीटों पे ही लड़े, तो इस बार 85-85 पे लड़ रहे हैं, जो कि 2 की जगह 3 लोग हो गए और बाकी सीटों का अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। हम लोगों की भी धारणा गोदी मीडिया के द्वारा प्रेषित खबरों की वजह से ये इस नतीजे पर पहुंचती है कि वहां कोई समस्या है। हो सकता है हम गलत समझ रहे हैं, वहां समस्या ना हो और वो टेक्निकली सीट वाइज फैसला कर रहे हो। बिल्कुल, एक और फैक्ट कि 124 सीटों पर पिछली बार शिवसेना ने लड़ी थी, लेकिन शिंदे सेना अभी 95 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो उनको भी वहां 124-25 सीटें नहीं मिली। जी 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 जी, तो वो भी वहीं पर है, उनको भी उतनी सीटों उनको तो ये हो रहा है कि उनको अभी लोकसभा में 13% वोट मिला है, कम वोट मिला है, तो ये हुआ होगा कि भाई आप उतनी कैसे लड़ेंगे, आपको तो वोट भी कम मिला है। इस पे मैं थोड़ा चतुर्वेदी साहब से सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो उसको बता रहे हैं। मैं भले ही प्रेम कुमार जी के हिस्से में से थोड़ा 1-2 मिनट खा रहा हूँ, लेकिन शायद चतुर्वेदी साहब इस पर रोशनी डाले। जी अनुराग जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो तीनों का गठबंधन का जो फार्मूला बनाया गया है, वो शरद पवार ने जो अंतिम समय में आए हैं, नहीं तो दोनों जो पार्टियां थी वो 100 अपना मान रही थी और शरद पवार को कम कर रही थी। शरद पवार की, मैं शीतल जी की इस बात से सहमत हूँ, शरद पवार का जो प्रभाव क्षेत्र है वो क्षीण होता जा रहा है और उनके कुछ पॉकेट्स में ही वो सक्रिय है। तो या तो उनको कुछ लोग बाग जो अजीत दादा पार्टी से आ रहा है, क्योंकि अजीत दादा की भी जो पार्टी है वो भी, अगर जैसे आपने उनका 95 माना है, वो बहुत साइडलाइन हो गए हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि शरद पवार ये भी कोशिश कर रहे हो कि अंतिम समय में अजीत दादा की पार्टी, जिसको कि वहां पे अगर पूरा सम्मान नहीं मिलता है, वो 29 तारीख के पहले अगर कुछ खेल कर लेते हैं, क्योंकि शरद पवार बहुत अनप्रिडिक्टेबल और इस तरीके के खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आप कई बार सोच नहीं पाते कि अगला मूव क्या होगा। तो अगर अजीत दादा की पार्टी के लिए भी क्या उन्होंने कुछ स्थान रख रखे हैं क्या, क्योंकि उनके पास में मुझे नहीं लगता कि 85 उम्मीदवार उनके पास में ऐसे सशक्त उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि उनकी पार्टी की तरफ से लड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी बेतरह टूट गई है। और बहुत जो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो बड़े लीडर हैं, भले वो किसी भी पार्टी में हो, उनका खुद का व्यक्तिगत ब्रांड ऐसा है कि वो अपनी ताकत पे चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए कि शरद पवार, अब जैसे नवी मुंबई है, नवी मुंबई में गणेश नाइक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, लेकिन उनका जो बेटा है वो पहले अजीत दादा पार्टी में था, अब वो शरद पवार पार्टी में आ गया। तो यह ना बहुत बारीक लाइन हो गई है कि कौन किस तरफ है, कौन किस तरफ चला जाएगा। अभी आप और हम लोग जब डिबेट कर रहे हैं तो जब 9 बजे या 10 बजे की जो खबरें आएंगी उसमें कौन क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे विद्रोही चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो 15 लोगों की जो बात की जा रही है, जैसे समाजवादी पार्टी है, तो अखिलेश एकदम नासिक, धुले और उन इलाकों में चले गए जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके थे।
तो इन जगहों पे उन्होंने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए, जबकि अबू आजमी और भिवंडी उनकी केवल 2 सीटें थी और वो चाहते थे कि उनको 12 सीटें मिल जाएं। तो इस तरीके की, या पीडब्ल्यूपी, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी जो है, वो मूलतः शरद पवार की जेबी पार्टी है। शरद पवार के जो बहनोई थे वही उसके, डीबी पाटिल वही उसको चलाते थे और वो पवार से ही फंडिंग लेके एक तरीके से उनकी प्रॉक्सी पार्टी थी। या जैसे प्रहार पार्टी है जिसका बच्चू कडू अभी विदर्भ में नेता है। बच्चू कडू भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया है और वो अपने इंडिपेंडेंट लगा है। जैसे मराठवाड़ा में जो मनोज जरंगे है, जो कि बहुत, जो गांधी जी की तरह हर 15 दिन में 10 दिन में अनशन करते रहते हैं, और उन्होंने कहा कि मराठा का हम लोग बात एक सभी उम्मीदवार अलग रखेंगे, जिसको नीरजा चौधरी मानती है कि सीनियर शरद पवार, जरंगे ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं रहा है, वो उद्धव ठाकरे बनाम शिंदे होगा। और शिंदे जो है वो एक तरीके से अमित शाह का प्रॉक्सी है, क्योंकि यहाँ पर जो महाराष्ट्र है, जो मुंबई है, वो दिल्ली से बहुत डरता है। अभी जैसे बिहार में या उत्तर प्रदेश में दिल्ली की कोई चिंता नहीं करता, दिल्ली से कोई नहीं डरता। लेकिन अगर आप एकनाथ शिंदे का जो सबसे ज्यादा भय देखेंगे वो अमित शाह से है। अमित शाह ही एक तरीके से उनके उम्मीदवार तय कर रहा है, क्योंकि अगर आप वर्ली, जहां पर की शाइनी, एनसी शाइनी जो कि उनकी प्रवक्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी से शिंदे पार्टी में शामिल की गई। कल घोषित हो गया कि अब वहां से जो राज्यसभा के ऑलरेडी सदस्य हैं, ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ कि राज्यसभा के ऑलरेडी सदस्य हैं, कांग्रेस का 2 बार मंत्री रह चुके हैं, मिलिंद देवड़ा, वो वर्ली से चुनाव लड़ेंगे। तो उनको जो चुनाव लड़वा रहे हैं वो अमित शाह के दबाव के कारण मिलिंद देवड़ा को टिकट मिला है। और मिलिंद देवड़ा जो है वो अब एकनाथ शिंदे पार्टी से आदित्य ठाकरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आदित्य ठाकरे को चुनौती मिलिंद देवड़ा से मिलती है तो अमित शाह को ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे वर्ली में या मुंबई में ही ज्यादा काम करेंगे, और जो उनको और दूसरी जगह विदर्भ में जो उन्होंने सीटें ली हैं और मराठवाड़ा में जो उनका लोकप्रियता है उसको वो थोड़ा सा सीमित कर लेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर, उसने तो कांग्रेस से भी ज्यादा समर्पण किया है, जिसकी कि शीतल जी सही कह रहे हैं कि गोदी मीडिया कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने जिस तरीके के उम्मीदवार किए हैं वो भयंकर अपराधी हैं, भयंकर उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें वो धुल चुका है। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक तथ्य, एक जानकारी ऐड कर दूं कि शरद पवार के बारे में जो अभी अनुराग जी ने कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं एक बड़ी खेप एनसीपी अजित पवार से आएगी, जिनके लिए टिकट है, और बहुत सारे लोग बीजेपी से भी रूट कर आएंगे और शिंदे सेना से भी आ सकते हैं। तो उनके ये सीटें जो हैं वो इनका इस्तेमाल इस पर्पज के लिए कर सकते हैं। बहरहाल, प्रेम कुमार जी, अंतिम टिप्पणी आपकी। अगर कांग्रेस विदर्भ में वैसा परफॉर्म न कर पाई जैसा पिछली बार किया था, तो इसका अफसोस होना चाहिए उसको। बिल्कुल, अगर परफॉर्मेंस लोकसभा वाला नहीं होता है तो जो त्याग है वो पैरों पर कुल्हाड़ी के तौर पर उसका विश्लेषण होगा, ये है। पर एक बात हम थोड़ा इससे अलग करना चाह रहे हैं, जो चर्चा बन रही थी उसमें, कि इस पूरे चुनाव में जो विधायक हैं उनको फिर से मौका दिया है सबने, किसी भी पार्टी ने, सबने विधायकों को रिपीट किया है। तो इसका मतलब है कि सबको डर है इस चुनाव में, कोई भी पार्टी हो, गठबंधन हो, उसको डर है कि बागी न पैदा हो जाए, ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस चुनाव में डिसिसिव फैक्टर अगर कोई होता है तो मेरे हिसाब से वो अजित पवार होंगे। अजित पवार जो बीजेपी खेमे में हैं, उनका जो वोट बैंक है, दरअसल एंटी बीजेपी वोट बैंक शरद पवार और कांग्रेस दोनों का है, और एंटी बीजेपी वोट बैंक उद्धव ठाकरे का भी है। इसके बजाय कि थोड़ा बहुत एक हिंदुत्व वाला पिच है, लेकिन उसको वो हमेशा पैसिफाई करते रहते हैं, तो वो है। लेकिन अजित पवार जो एनडीए गठबंधन में है, महायुति में है,
उनका जो वोट बैंक है वो एनडीए के महायुति के वोट बैंक से मैच नहीं करता। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में हार भी हुई तो सबने अजित पवार को ही ठहराया जिम्मेदार कि इनको नहीं लेते तो अच्छा होता, लोगों में परसेप्शन गलत गया, तो वो बात खत्म हुई नहीं है। तो 55 या 50 सीटें अजित पवार को दी जा रही है, तो मेरा मानना है कि अजित पवार 10 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगे। 45 सीटें इन्होंने उठा के दे दी है महाविकास अघाड़ी को, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यही डिसिसिव फैक्टर होगा महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच। ये वोटों के नेचर के हिसाब से हम बोल रहे हैं। और उसके बाद महाविकास अघाड़ी में कम से कम एक सैद्धांतिक सहमति तो है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो दिल्ली से चल रही है, माने एकनाथ शिंदे की सरकार, इनको हटाना है। ये एक सैद्धांतिक सहमति, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अजित पवार को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो ये भी बात है। और एकनाथ शिंदे को जब 90-95 सीटें चुनाव के लिए मिल जाएंगी लड़ने के लिए, तो उस परसेप्शन को बनाने के लिए कि उद्धव ठाकरे हैं महाविकास अघाड़ी में, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो जरूरी होगा महाविकास अघाड़ी को वो परसेप्शन बचाना, तो किसी भी सूरत में एकनाथ शिंदे को जो सीटें मिलेंगी उससे कम सीटें उद्धव ठाकरे को नहीं मिलनी चाहिए। ये परसेप्शन की जरूरत है और इसको महाविकास अघाड़ी भी फील कर रहा है। और इसी चीज को एकनाथ शिंदे ने अपने यहां इस्तेमाल किया है कि अगर हम उद्धव ठाकरे से कम सीटें लेंगे तो फिर हम चुनाव हार जाएंगे, तो उनको तो फायदा हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे ने जो स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में हासिल किया वो तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए किया ना। जब स्थानीय स्तर पर एकनाथ शिंदे की सरकार बनाने के लिए वोट करिए ऐसा सवाल आएगा तो मतदाता भ्रम में रहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे। इसकी गारंटी क्यों नहीं है? देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं अगर बीजेपी जीतती है, महायुति जीतती है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को क्यों न बनाया जाए? वो जो फैक्टर इतने साल में जो जमा हुआ है कि सरकार से बिट्रे करके दूसरी इसमें चले जाना, तो उसका नुकसान एकनाथ शिंदे को होगा और पूरे महायुति को भी होगा। यही तो इस गठबंधन की कमजोरी है कि जो महायुति है वहां सब कमजोर नस हैं। इवन बीजेपी चूंकि सारी चीजों को दिल्ली से कंट्रोल करती नजर आती है, उनके लिए एक अलग धारणा है। चुनाव जब आगे बढ़ेगा तो ये समझ में आया कि बीजेपी भी बड़ी लूजर बन के सामने आ जाए। तो हमें हम ये देख रहे हैं कि तीनों में लूजिंग पॉइंट्स ज्यादा हैं, और जबकि इधर कम सीटों पर भी लगे तो इधर गेनिंग पॉइंट्स ज्यादा है, भले 85 का फॉर्मूला क्यों ना हो। वो वोटों के नेचर हम डिफाइन करते हैं तब हमें लगता है। जी बिल्कुल सही कहा प्रेम जी। मुझे लगता है कि अब एक चर्चा हमें महायुति पर करनी पड़ेगी, और बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने अपने अंतिम वक्तव्य में रेज किए हैं कि वहाँ कितने तरह की कमजोरियां हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।